जो चीज़ें अब तक नहीं आई थी, जब मुफ्ती नजमुल हसन साहब ने किताब लिखी, उसके बाद लियाकत साहब ने खैराबाद दर्पण लिखी, कुछ चीज़ें छूट गई तो हमने कोशिश की जो पुरानी चीज़ें अरबी में और फारसी में और अंग्रेज़ी में थी जो उसमें नहीं आ पाई, हमने कोशिश की है कि वो हमारी किताब में आ जाएँ। तो हमने नई चीज़ों के बजाय पुरानी चीज़ों पे, कदीम चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, तारीख़ी चीज़ें जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। जैसे खैराबाद की सेशन जो कोर्ट है, खैराबाद की अंग्रेज़ी मेला या अंग्रेज़ों की लगाई नुमाइश है, खैराबाद का सिर्फ कस्बा नहीं था बल्कि खैराबाद एक सूबा था, उसकी राजधानी थी। यहाँ के मदरसा खैराबाद ने कैसे किसी तालिबी हज़रात खदमात अंजाम दी हैं, अपने अबुल कलाम आज़ाद के बाप को पढ़ाया, हमने नजमुल गनी के मुसन्निफ़ हैं तारीख़ खलत के, उनके बाप को पढ़ाया, बहुत से लोगों को हमने तालीम दी, हमने बहुत कुछ काम किया खैराबाद में। और शायरी में तो हमने झंडे ही गाड़ दिए हैं, कहने उसका कहने ही क्या है, लेकिन तारीख़ में हमने जो कुछ भी हो सका थोड़ा बहुत, ये नहीं मुकम्मल नहीं है, और तारीख़ मेरा ख्याल कभी मुकम्मल नहीं होती, सियासत करवटें लेती रहती है, तारीख़ बदलती रहती है, कुछ घटता बढ़ता रहता है, और जो हो सकता है। आपके द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहिए हमारी वो किताबें हैं। अब हमारी कम से कम 8 किताबें तो 9 किताबें छप चुकी हैं। जो पहली बात है वसीम खैराबादी हयात और कारनामे, दूसरी है मताए वसीम, इसमें वसीम खैराबादी को जो लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने ख़त लिखे थे वो खतूत का मजमुआ है। फिर कौसर खैराबादी हयात और शायरी है। फिर एक डॉक्टर सालिम अली हैं जो पक्षी विज्ञानी थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है फाल ऑफ स्पैरो, उसका हमने तर्जुमा उर्दू में किया जिसको नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। उसके बाद फिर हमने एक किताब दबिस्तानी खैराबाद लिखी है, ये खैराबाद की तारीख़ और अवध ये लिखी है। और एक हमारी बहनोई थी, उनका मजमूए कलाम है जहान अरमा, उसको तरतीब व तदवीन की है। इस तरह से हमारी 9 किताबें अब तक शाया हो चुकी हैं। एक किताब हमारी और है गुलजार वसीम, जो खैराबाद के वसीम खैराबादी के 150 शायरी उर्दू पर है और वो मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी लेटर हमको नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि 4-6 महीने में वो भी छपेगी। और एक हमने तर्जुमा फ़ारसी से किया है तबसरतुन नाज़रीन, वो भी इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक वो आ जाएगा। इस तरीके से हमारी 11 किताबें हो चुकी हैं और कुछ किताबों पर काम चल रहा है। किताब को लेकर क्या कहेंगे और क्या चीज़ें? नहीं, फरीद बिलग्रामी साहब की किताब जो है वो बहुत अहम किताब है और ये खैराबाद के लोगों के लिए फ़ख्र का मौका है, मतलब एक प्राइड जिसे कहना चाहिए। खैराबाद के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक इसलिए हैं कि उनके पास फरीद बिलग्रामी जैसी शख्सियत है। मैंने सर सैयद का हवाला इसीलिए दिया, वो खैराबाद के सर सैयद हैं। शायद ये जुमला हमसे अदा नहीं हो पाया, लेकिन मेरे जहन में यही था। तो आसारुस सनादीद जिस किताब का मैंने जिक्र किया वो इसीलिए किया था कि वो खैराबाद के सर सैयद जैसा काम कर रहा है, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ओरल हिस्ट्री है, एक तारीख वो होती है ना, एक हिस्ट्री वो होती है जो हिस्टोरियन लिखता है, एक हिस्ट्री वो होती है जो ओरल हिस्ट्री होती है वो जो तख्लीक़कार लिखता है। फरीद बिलग्रामी साहब ने वो काम किया और यही हिस्ट्री जो है ये बोलती हुई हिस्ट्री होती है जो पढ़ी जाती है, वो सिर्फ सिलेबस के काम आती है। वो जो हिस्टोरियन लिखता है वो ज़रूरत के लिए पढ़ी जाती है, या स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो उस पर काम करते हैं। ये हिस्ट्री ऐसी होती है, ये पॉपुलर हिस्ट्री होती है, ये हर लोग सभी लोग पढ़ते हैं, तो ये अवाम की किताब बन जाती है। खैराबाद को लेकर क्या कहेंगे? अरे खैराबाद में यार मेरा थोड़ा बहुत बचपन भी गुजरा है और आज मैंने पहली बार किसी के साथ, मतलब पहली बार ये इकरार किया कि मैंने भी हसन मियां से बैठ किया। इस रिश्ते से हमारे वो पीर भाई होते हैं भाई। हम यहाँ बहुत आया करते थे, हसन मियां के शागिर्द रहे हैं। ये किताब बहुत अहम है, तारीख साज किताब है। तारीख पे तारीख मरतब करना बड़ा काम होता है, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो लोग बहुत जिगरसाबी करते हैं, बहुत अपना खून जलाते हैं, रातों को जागते हैं और करिया करिया बस्ती बस्ती गली करते पुराने कस्बों को पढ़ते हैं, तारीख को समझते हैं, फिर तारीख को रकम करते हैं। तो ये बिला मुबालगा बड़ा काम है। इससे नस्लों पे एहसान कर दिया, खैराबाद को जिंदा कर दिया और आने वाली नस्लें जो इससे रोशनी हासिल करेंगी उस रोशनी में आगे सफ़र तय कर सकेंगी। फरीद बिलग्रामी जी को लेकर क्या कहेंगे? उनकी कई किताबें आ चुकी हैं, आज भी एक किताब। फरीद बिलग्रामी अपने काम से खुद तारीख साज बन गए, यानी इनका नाम जली हरूफ में, सुनहरे हरूफ में, गोल्डन से लिखना जाना चाहिए। ये गोल्ड है, समझिए। इनके बारे में हमारे उस्ताद का शेर आप ये नोट फरमा लें कि वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, वक्त ने अपनी कसौटी पर बहुत परखा मुझे, था मैं सोना इसलिए कहना पड़ा सोना मुझे। ये खरा सोना है खैराबाद का। इस समय आप कस्बा खैराबाद में मौजूद हैं। खैराबाद की तारीख, खैराबाद ऐसी जगह है कि जहाँ का ज़र्रा ज़र्रा उनके अजदाद से, उनके असलाफ से महकता है। मकान की कोई रौनक नहीं होती, झाड़ फानूस कुमकुमों से कुछ नहीं होता, बस्ती की रौनक वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो यहाँ का हर फर्द अपने आप में तारीख़ था, चाहे फजल खैराबादी की तारीख़ हो, चाहे वो रियाजुल अखबार के रियाज खैराबादी हों या मुफ्ती नजमुल हसन साहब हों, तो बिल्कुल आखिरी बुजुर्ग जैसे ममोले मियाँ यहाँ के थे और हसन मियाँ हमारे ख़ानदान ही के लोग सब थे। तो इन्हीं लोगों से यहाँ का वजूद महकता है। मैं बिहम्दिल्लाह फ़ारूकी हूँ, मेरा खैराबाद बिलग्राम हरदोई ताल्लुक़ है।
یعنی یہ ایسے قصبے ہیں جو اپنے شہروں کے ناموں کو مہکنے پہ اور مسکرانے پہ مجبور کرتے ہیں. اور کیا. بہت شکریہ. فرید الگرامی، اور جب تک مجبوری نہ ہو ہم بولتے بھی نہیں ہیں، اور بڑوں کے سامنے بولنا تو اور بھی مشکل. ہم نے یہی تربیت بھی پائی ہے. بہرحال فرید الگرامی صاحب کی جب پہلی کتاب ہم کو دی گئی تو مجھے لگا یہ جزدان دینا بھول گئے. درستان خیرآباد، اتنی خوبصورت کتاب. بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ اور میں نے پوچھا بھی کہ بھئی آپ کا یہ سارے وقت کس نے ڈیزائن کیا، اتنا خوبصورت اتنا اچھا کیسے بنا دیا. خیرآباد آپ کے سامنے کھڑے ہیں. جی بعد میں تو اسی لیے اور بھی میری دلچسپی بڑھی، اور اس کتاب کو میں نے زیادہ تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا بہت پڑھا ہے. اس کتاب کے پس منظر میں اردو کی دو بہت مشہور کتابوں کا ذکر بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے. پہلی اختر شہنشاہی اور دوسری آثار الصنادید. اختر شہنشاہی کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رحمانی صاحب موجود ہیں، اگر موضوع ہوگا تو بات کریں گے. آثار الصنادید سر سید احمد کی کتاب ہے، اور سر سید احمد نے اس میں خود لکھا ہوا ہے. حالانکہ بعد میں یہ جب اس کا پہلا ایڈیشن آیا تو وہ کتاب ضائع کر دی گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ وہ امام بخش صاحبائی نے لکھی. اس کی نظر اس زمانے میں سر سید کو اتنی ہی اردو آتی تھی جتنی تھوڑی بہت ہم کو آتی ہے، تو سب پہچان گئے کہ یہ ان کی کتاب ہے. تو خیر اس کو ضائع کر کے دوبارہ اس کو لکھا گیا. اس کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے جھولے ڈالے، کیسے رسیاں ڈالی، کیسے کیسے انہوں نے جتن کیے دلی کی عمارتوں پہ جو عبارتیں لکھی تھی ان کو پڑھنے کے لیے. اور اس کتاب میں بھی فرید صاحب بیان کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے فوٹو کھینچے، پھر کیسے اس کو انلارج کیا، کیسے کتبے پڑھے، کیا کیا پڑھے. مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بار بار آثار الصنادید یاد آ رہی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، اور اہل خیرآباد اس بات کے لیے ان کو فخر کرنا چاہیے کہ فرید الگرامی یہاں موجود ہیں اور وہ تاریخ رقم کرتے ہیں. یہ سبھی لوگ بتا چکے ہیں، کتاب کے بارے میں پوری تعارف خود فرید صاحب کر ہی چکے ہیں، دے ہی چکے ہیں، اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کے پاس اپنی کتاب لے کر گیا تھا، انہوں نے اس پہ کچھ مقدمہ بھی لکھا ہے. انہوں نے مجھ کو اپنی اٹلس دکھائی کہ دیکھیے خیرآباد کی یہ حیثیت تھی. تو خیرآباد ایک صوبہ تھا اور خیرآباد ایک راجدھانی تھی. پوری خیرآباد کو راجدھانی کی حیثیت حاصل تھی، اور اس میں بہرائچ، لکھیم پور، سیتا پور ضلع پورا، ہردوئی پورا ضلع اور کچھ حصہ لکھنؤ کا، اتنا حصہ اس میں شامل تھا. تو یہ کہنا کہ خیرآباد صرف ایک کمشنری تھا یا خیرآباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، یہ ذرا غلط بیانی ہوگی. یہ تھا، لیکن یہ اس پر روشنی نہیں پڑی. مجھ کو بڑی حیرت ہے کہ یہ بات اس زمانے میں اس کو قسمت کہا گیا. مغل دور میں صوبہ نہیں کہا گیا. اس کو اودھ کو 4 حصوں میں قسمتوں میں بانٹا گیا. قسمت اول خیرآباد، قسمت دوم لکھنؤ، قسمت سوم بہرائچ اور قسمت چہارم فیض آباد. کبھی اس میں گورکھپور کا بھی حصہ رہا. زمانے سیاست کے ساتھ تاریخ بدلتی رہتی ہے. صوبے کبھی دہرادون ہمارا حصہ تھا، اتراکھنڈ میں چلا گیا. کبھی جھارکھنڈ بہار کا تھا، الگ ہو گیا. اسی طرح سے خیرآباد کا بھی جغرافیائی پوزیشن بدلتی رہی، کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا. خیر، مغلوں کے جب نوابین اودھ کا دور آیا تو خیرآباد کو کچھ عروج ملا. خیرآباد کی انڈیپینڈنٹ ہوا اور یہاں پر ناظم مقرر کیا جاتے تھے. ناظم کے معنی تو ویسے جو انتظام کرے، لیکن اس زمانے میں لفظ گورنر رائج نہیں تھا، لیکن وہ گورنر ہوتا تھا. جو ناظم ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا تھا. اور ہمارے یہاں بہت سے گورنر ہوئے، اور سب حکیم مہندی علی خان بہت مشہور گورنر ہوئے، اور بھی کئی لوگوں نے یہاں کی گورنری کی، ناظم کہلائے. اور خیرآباد جو صوبہ اودھ کا، جو مملکت اودھ کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا، مالیہ دینے والا صوبہ تھا، اس لیے اس کی نظامت یا اس کی گورنری خریدی جاتی تھی. کئی تاریخ گواہ ہے. ایک دھرم سر پرم سر 2 بھائی تھے، کاش تھے لکھنؤ کے، انہوں نے اس کو خریدا. کبھی ایک بار انہوں نے بھی پیسے لگائے کہ نام مہندی علی خان نے بھی، اس میں پھر بعد محمدی کا کچھ علاقہ جوڑ دیا گیا. تو خیر یہ اس کی سیاسی تاریخ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا ہے. جیسے بھی آپ نے سنا کہ شبلی صاحب نے AI سے بنایا کہ میں خیرآباد ہوں، یہ پورا چیپٹر ہے. زوال آتا ہے، آیا. بہرحال میں نے اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں لاؤں جو ابھی تک عوام کی نگاہ میں نہیں آئی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ خیرآباد میں سیشن عدالت ہوتی تھی. دیکھیے گورنر کی طرف سے اس کے اپائنٹمنٹ لیٹر جاری ہوتے تھے، اس کی فوٹو لگی ہے. یہاں پر 1873 میں انگریزوں نے سب سے پہلے انگریزی میلہ، جس کو انگریزی میلہ لگایا. اس میں انہوں نے 154 بیگھے زمین 8 آنے بیگھا کے حساب سے خریدی. یا وہ زمین اس وقت 50 لاکھ روپے ڈی جے کالج کے پیچھے کی زمین
उन्होंने 8 आने बीघा खरीदी और एक तहसीलदार थे यहाँ विलायत अली साहब, उन्होंने वो बैनामा वसूल किया और वो पैसे दिए। जब बैनामा मलका विक्टोरिया के नाम हुआ, ये सब मैंने अपनी किताब में सब हवाले दिए हैं। और फिर भी उसमें किस तरह से नुमाइश होती थी, कैसे कैसे लोग आते थे, क्या था ये सब। उसके बाद जमाना बदलता गया, हालात बदलते गए। जब दौर नवाबी ने अवध का आया तो कुछ थोड़ा सा खैराबाद पीछे हुआ, क्योंकि खैराबाद के लोगों को वहां तक रिसाई नहीं हो पाई। उसकी अपनी सियासी वजूहात हैं, वो आप जब पढ़ेंगे किताब तब आपको मालूम होगा। लेकिन यहाँ के कायस्तों ने खास तरीके से एक भरसुख राय मकबूल थे, वो नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने से लेके और बाजिद अली शाह के ज़माने तक फरमान नवीस रहे। उनके ही घर के थे पूरन चंद आजिज, वो भी नवाब निजाम उनके बाजिद अली शाह के दरबार में रहे। उनकी बहुत सी कतार जो हैं तारीख़ अवध में मिलते हैं। और इसी तरीके से और भी कुछ कई लोग हुए जिन्होंने वहाँ काम किया। इन पूरन चंद आजिज के 3 बेटे हुए बहुत काबिल, राम सहाय तमन्ना, द्वारका प्रसाद उफक और माता प्रसाद नीसा। द्वारका पर राम सहाय तमन्ना ने 3 किताबें तारीख़ अवध पे लिखी, अहसनुत तवारीख़, अफजलुत तवारीख़ और अफसरुत तवारीख़। 2 किताबें तो रेख्ता पर हैं, लेकिन उसमें खैराबाद का जिक्र सप्लीमेंट्री है, बस मोहाल खैराबाद, परगना खैराबाद इस तरह का है, तो इस तरह का कोई जिक्र उसमें नहीं है। लेकिन जो कि मैं उर्दू से, हिंदी से, अंग्रेजी से, अरबी से, फारसी से जो कुछ मुझको मिल सका मैंने सब शामिल किया। अब आप कहेंगे कि अरबी से क्या? अब यहाँ हाजी सिफतुल्लाह साहब का जो मदरसा कदीमा था, उसमें एक साहब थे खैरा बिलग्राम के थे, अल्लामा मुर्तजा ज़बीदी बिलग्रामी। वो इतने दिनों तक मिस्र में रहे कि वो ज़बीदी हो गए, तो वो ज़बीदी बिलग्रामी लिखे जाते हैं। उन्होंने हाजी सिफतुल्लाह साहब से तालीम हासिल की थी। उन्होंने अरबी की लुगत की एक शरह लिखी है, उसका नाम है ताजुल उरूस। उससे बड़ी शरह आज तक कोई लिखी ही नहीं गई, इतने ज़माना हो गया। तो सबसे अहम किताब वही मानी जाती है। उन्होंने जिनके है खे से खैराबाद का जितना जिक्र किया है उतना जिक्र हमने अपनी किताब में जिक्र किया कि उन्होंने खैराबाद को क्या अहमियत दी है। कस्बात का जिक्र किया, लाम से लखनऊ है, खे से खैराबाद है, ये बड़े बड़े कस्बे, तो ये उसका जिक्र है। इस तरह से जो जो जहाँ मुझको मिल सका वो मैंने करने की कोशिश की है। गालिबन सबसे बुजुर्ग शायर हमारे मोहतरम मुस्तफीज रहमानी साहब और हमारे आए हुए दीगर मेहमान, सामाईन की सफ में भी कई अजीम शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। सभी लोगों ने अपने अपने जो मकालात पढ़े हैं बहुत ही खूबसूरत मकाले थे। और जो गुफ्तगू की, अकबर साहब शायद चले गए, नमाज पढ़ने गए, तो मैं ये बात से फर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मोहतरम फरीद बिलग्रामी साहब, जो हर लिहाज से मेरे लिए मोहतरम हैं और इतनी ये शफकत मुझ पे फरमाते हैं कि जब भी कोई किताब का सिलसिला शुरू करते हैं तो कभी उसकी तहरीर दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी खुद तशरीफ ले आते हैं। ज्यादातर तो खुद वो हमारे गरीब खाने पर कंदम रंजा फरमाते हैं और कभी कभी हम भी आपके दरे दौलत पर हाजिरी दे देते हैं। जो काम फरीद साहब ने किया है, जैसा कि खुद उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि आज से 55 साल पहले मेरे बचपन में मुफ्ती नजमुल हसन साहब अलैहि रहमा, जिनके पास मुझको भी शरफ तलम्मुज़ हासिल हुआ, उनके पास मैंने भी ज़ामे अदब उनके सामने तय किया अपने बचपन में। और उनके छोटे भाई मौलवी ज़ियाउल अहमद रिजवी साहब, कमर खैराबादी, जिन्होंने मुझे फारसी की इब्तिदाई किताबें पढ़ाई, उन्होंने जो किताब खैराबाद की एक झलक लिख दी थी, वो ऐसी किताब है कि इसमें मुफ्ती साहब अलैहि रहमान ने वाकई जो कहावत है, एक मुहावरा है कि कूजे में दरिया समो देना, वो उसकी बिल्कुल सच्ची मिसाल है कि उन्होंने उस झलक में सब कुछ लिख दिया था। जो स्टेज पर जो शख्सियात बैठी हैं, ये इस मजमे के लिए और मेरे लिए, सभी के लिए जानी पहचानी हैं, मोहताज तारीफ नहीं है। बहुत खूबसूरत निजामत जनाब रिजवान फारूकी साहब की है और उम्मीद है कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आज की ये बज़्म, ये महफिल कामयाबी से होकर होगी। जनाब डॉक्टर अजीज खैराबादी आज की महफिल के सदर, जनाब मुस्तफीज रहमानी साहब मेहमान खुसूसी, डॉक्टर
डॉक्टर सुहेल वहीद साहब, जनाब जिया फारूकी साहब और मेरे उस्ताद भाई जिया अलवी साहब, माफ कीजिएगा, हाँ जिया अलवी साहब, सुहेल वहीद साहब और अजीज़ खैराबादी, डॉक्टर खैराबादी साहब, बेग निस्वानी साहब, आप और हमारे दीगर मौजूद हाजरीन, मेहमान कराम, आप सबका खैर मकदम है। आज की तकरीब का गर्ज व गायत ये है कि एक मैंने छोटी सी किताब लिखी है, खैराबाद अवध तारीख और तारीख साहब शख्सियतें। खैराबाद में लोगों ने अदब पे बहुत काम किया, बेइंतहा किताबें लिखी, सबसे ज़्यादा काम शायरी पर किया। मुस्तर, रियाज, वसीम, कौसर, कितने लोगों के आप नाम लीजिए। एक पूरा दबिस्तान खैराबाद है, करीब 267 लोग हमने एक दबिस्तान खैराबाद में जमा किए हैं। लेकिन खैराबाद में तारीख का जो मौजूद था उसको लोगों ने नहीं छोड़ा। ये एक अजीब सी बात रही, खैराबाद के लोगों ने तारीख पे काम नहीं किया। आज से 55 साल पहले मुफ्ती नजमुल हसन साहब ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था खैराबाद की एक झलक, जो 1968 में लिखी और 1969 में गालिब की सदी मुशायरे के मौके पर उसका इजरा हुआ। नाम तो उन्होंने रखा था झलक, खैराबाद की एक झलक। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वो झलक ऐसी थी जैसे मूसा ने तूर पर देखी थी, उसके बाद फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। 55 साल तक अंधेरा रहा, कोई किताब खैराबाद पर उसके बाद तारीख पर आई ही नहीं। वो उन्होंने उनकी आखिरी किताब थी। उसके बाद जनाब लियाकत अली अंसारी साहब ने एक हिंदी में किताब लिखी, खैराबाद दर्पण। उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ मवाद उसमें जमा किया और उन्होंने बहुत फरागदिली से लोगों को उसमें शामिल किया और बहुत सी बातों को, नए जो जदीद मामला थे जो पुरानी किताबों में नहीं आए थे, उसको उन्होंने शामिल किया। पर मैंने भी कुछ करने की थोड़ी सी कोशिश की है। मैंने ये काम किया है कि जो अब तक चीज़ें सामने नहीं आई थी, मैंने उन पर काम करने की कोशिश की। खैराबाद की तारीख का एक मामला ये रहा कि खैराबाद की तारीख सिर्फ गजट में या गजेटियर में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर नजमुल गनी साहब हुए, बहुत बड़े मौर्रिख, उन्होंने किताब लिखी है तारीख अवध, 5 जिल्दों में है वो। उसमें खैराबाद का ज़िमरन जिक्र मिलता है। एक कमालुद्दीन हुसैनी साहब हैं लखनऊ के, उन्होंने किताब लिखी है तारीख सलातीन अवध और इसका हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है कैसरुत तवारीख, उसमें भी खैराबाद का जिक्र मिलता है। और मुहतशिम खानी किताब कलमी है, फारसी में, अभी तक छपी नहीं है लेकिन उसका नुस्खा मेरे पास है, तो उसमें खैराबाद का जिक्र मिलता है। तो खैराबाद का जिक्र जहाँ जहाँ मिला वो ज़िमनन है, सप्लीमेंट्री बयान किया गया है। खैराबाद के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि खैराबाद कमिश्नरी था, खैराबाद जिला था, 1858 में तोड़ के दिए केस, 1857-58 में सीतापुर को जिला कर दिया गया। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, या मैं अपने लिए कहूँगा, आप लोगों को नहीं कहता हूँ, मैंने समझने में गलती की। अकबर के दौर में खैराबाद एक आज़ाद सूबा था, बिल्कुल आज़ाद, उसका आज़ाद सूबा था। और उसके बाद जब मुगलों की हुकूमत कमजोर पड़ने लगी तो कुछ लोगों ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, नवाबीन अवध ने भी ऐलान कर दिया, निजाम हैदराबाद ने, दक्कन का सूबा आज़ाद हो गया। तो खैराबाद, ये देखिए पीछे हमारे दोस्त शिबली साहब ने खैराबाद की तस्वीर लगाई है 1595 ईस्वी की। और ये हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मौर्रिख प्रोफेसर मरकज व मस्कन था। फरीद बिलग्रामी खैराबाद की गलियों में पले बढ़े और बिलग्राम में मुलाजमत के अय्याम गुजारे। इस दौरान वो कदीम इमारतों, दस्तावेजों, कतबात वगैरह की तहकीक में ऐसा मसरूफ हुए कि 2017 में बिलग्राम की 1000 सारा तारीख बिलग्राम राजनीतिक इतिहास लिख डाली, जिसकी खूब पजीराई हुई, हौसला मिला। सबसे पहले मैं इस तकरीब रस्म इजरा के मौके पर अपने भाई फरीद बिलग्रामी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इन अजीम शख्सियात की मौजूदगी में अपनी दिली तासरत का इजहार करते हुए खैराबाद का उन्वान है खैराबाद की तारीख साज शख्सियत फरीद बिलग्रामी, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए पेश करना चाहता हूँ। हाज़रीन गिरामी, ये नाचीज़ जिसे लोग हाफिज मसूद महमूद आबादी के नाम से जानते हैं, ये खाकसार खैराबाद की उस शख्सियत की शान में कलम उठाने की जुरात कर रहा है जिसकी नस्ल निगारी सैले मुमतना की एक उम्दा मिसाल है। इसका एक एक फिक्रा इतना शगुफ्ता, दिलकश, सैल और शीरी है कि दिल में जगह कर लेता है और जुबानों पर ज़रबुल मिस्ल होकर रह जाता है। इनका उसलूब बयान निहायत दिलनशी, पुरलुत्फ और फसाहत और बलागत से भरपूर है। वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे
بلکہ ہمارے قصبہ خیر آباد کی عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کا نام سید فرید الدین احمد فرید بلگرامی ہے، جو 18 ستمبر 1952 عیسوی کو ہندوستان کے مردم خیز قصبہ خیر آباد ضلع سیتا پور اتر پردیش میں سید شبیر احمد بلگرامی کے گھر رونق افروز ہوئے۔ آپ کا خاندان بلگرام کے مختوم زادوں سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ بنیادی طور پر ایک صحافی ہیں اور طویل مدت تک لکھنؤ سے شائع ہونے والے موقع روزنامے قومی آواز کی نمائندگی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو ہندی اخباروں اور جریدوں میں ان کی نظمیں، کہانیاں اور مضامین قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے۔ بقول محمد اقبال سلیم افغانری کے تاریخ ایک بہت ہی اہم فن ہے۔ یہ فن ہمیں ماضی کے تلخ و شیریں تجربات اور خوشگوار و ناگوار واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، جن کی بنیاد پر مستقبل کے لائحہ عمل اور منصوبے تیار کیے جاتے ہیں۔ فن تاریخ مسلمانوں کا خصوصی فن ہے، انہوں نے اسے ایک باقاعدہ فن کا درجہ دیا، اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے اور تاریخی روایات اور خرافاتی قصہ کہانیوں کے مابین فرق واضح کیا۔ ہندوستان کی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ بہت سے نامنیاد مورخوں نے اس کو اپنے لیے تخت مشق بنایا ہے، لیکن ہمارے فرید بلگرامی صاحب نے خیر آباد کی تاریخ پر قلم اٹھایا، ادبی اور نثری طرز تحریر پر جو کارہائے نمایاں انجام دیے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک آپ تہذیب و ثقافت کا وہ آئینہ ہے جن کی برتری اپنے آپ میں نمایاں ہے۔ فارسی کا ایک شعر ملاحظہ ہو، جذبہ عاشق اثر سن کھارا می کند، کو کن معشوق خود از سنگ پیدا می کند۔ یقیناً عشق جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو عاشق اپنے معشوق کو سنگلاخ راہوں میں بھی تلاش کر لیتا ہے۔ بے شک فرید بلگرامی صاحب اردو نثر و ادب کی تاریخ کے وہ سچے عاشق ہیں جنہوں نے اپنے تجربات و مشاہدات سے خیر آباد اودھ کی تاریخ میں جو اخلاقی نتائج اور نصائح عرض کیے ہیں وہ دلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اردو کی محبت ملی اور اردو کی محبت اور اس کا اظہار تصنیف کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، اس عمل کو انہوں نے مکمل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی جو محفل روڈ کا کلرک تھا اور اس کے بعد یہ اردو کی محبت تھی کہ انہوں نے محلے میں اردو کیا اور محلے میں اردو کرنے کے بعد یہ درس و تدریس کے پیشے میں آئے اور اس نے ان کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے 10 سال کے عرصے میں 10 ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کے بغیر سیتا پور اور خیر آباد کی تاریخ جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کو اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں قصبات ایسے ہیں کہ اگر اتر پردیش کے تمام قصبات کی تاریخ کو ضائع کر دیا جائے اور بلگرام اور خیر آباد کی تاریخ کو زندہ رکھا جائے تو ہم اپنے سر کو بلند کر کے اردو کے ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے لائق ہیں جو آج اردو کے بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے خوشی کم خوف زیادہ ہے۔ جناب ریاض صاحب، علوی صاحب، سلیم صاحب اور اکبر علی صاحب، مرتضی صاحب اور بھی تمام سماعی صاحب، سامعین حضرات، باقی کام تو مجھے تھوڑے بہت آتے بھی ہیں، بولنا بالکل